हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्पीड, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे स्पीड के, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमने दो टाइप्स देखे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में भी हमने दो टाइप्स देखे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने ज़्यादा डिटेल में लिया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन को। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अभी मैंने उतना एलैबोरेट नहीं किया है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। क्यों? आगे चल के हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़ा दूंगा, मतलब एक दो टॉपिक्स अभी पढ़ाना बाकी हैं। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर अभी आपको वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल उसको स्किप किया है। फिलहाल आपको सिर्फ मैंने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना सिखाया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हमने उसके ही ऊपर लिए हैं। इंस्टेंटेनियस वाली चीज़ें आगे चल के आपको बताऊँगा, तो एक दो पॉइंट्स इसमें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है ग्राफ्स ऑफ मोशन। अब ग्राफ्स ऑफ मोशन ये आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा शायद जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ग्राफ स्टार्ट करें, एक दो टर्म हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक टर्म बार बार यूज़ होगा जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। ये टर्म यूज़ होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो इस यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए, जब भी यूनिफॉर्म मोशन शब्द आपको सुनाई दे, इसका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। क्या मतलब होता है इसका? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड, इसी को हम बोलते हैं। यानी कि कांस्टेंट स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा। और अगर बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, in a straight line, यानी कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी दोनों भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस केस में यूनिफॉर्म मोशन जो बोला गया है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कांस्टेंट स्पीड, और क्योंकि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दो चीज़ें हमने, एक तो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, और दूसरा हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि एक सर्कल होता है, एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल के अलॉन्ग गोल गोल घूम रहा होता है। ठीक है, तो अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है तो पार्टिकल की जो स्पीड है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड टेंजेंट के अलॉन्ग हम दिखाते हैं, तो उसकी स्पीड जो है ना, इस तरह से स्पीड जो है उस पार्टिकल की, हाँ जी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि मान लो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है,
ये सभी एंगल्स 90 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हुआ तो उसका क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आ गया। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन, तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, यानी पूरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इस वाले केस में स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो अगला टाइप है, टाइप 3 इज कॉल्ड एज डियर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म मोशन का जो उल्टा होगा वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी अगर मैं बोलता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर मैं बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज़ चेंजिंग, है ना। यानी स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी स्पीड इज़ चेंजिंग, स्पीड इज़ वेरिएबल, स्पीड चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे इसके अलग अलग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक पार्टिकल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पर उसकी जो स्पीड थी, मान लो वो पार्टिकल उस तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड थी वो सपोज़ 2 मीटर पर सेकेंड थी, फिर कुछ दूर जाने के बाद इसकी स्पीड जो है बदल के हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ दूर जाने के बाद इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। और अगर स्पीड कांस्टेंट रहा थ्रू आउट तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसी पे ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक और एग्जांपल देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जैसे कि हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था, हमने देखा स्पीड कांस्टेंट थी। तो अगर मैं बोलूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें क्या होगा, उसमें भैया स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। जैसे मान लो यहाँ स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर घूमने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, फिर थोड़ी देर घूमने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो देखो स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है ना। मान लो फ़ैन का स्विच ऑन कर दिया तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसके टिप ब्लेड का जो एंड पॉइंट है उसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट ब्लेड के ऊपर हर एक पॉइंट की स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अभी मैंने इन दोनों एग्जांपल्स में स्पीड को बढ़ता हुआ दिखाया है, स्पीड घट भी सकता है, बस चेंज चाहिए हमको, स्पीड में बदलाव चाहिए। अब चाहे वो बढ़े या घटे, बस उसमें चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों केस में वो मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो ये तीनों केस जो हमने देखा इसमें स्पीड की बात चल रही थी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की बात चल रही थी। तो अब हम एक और टाइप लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी एक मोशन है जिसको हम बोलते हैं, इसको नंबर 4 बोल रहा हूँ मैं। एक मोशन है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, ये जो यूनिफॉर्म शब्द है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जिस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहा तो, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब या तो वेलोसिटी इज़
इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, या नहीं तो और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़े या कांस्टेंट रेट से घटे, ठीक है। तो है ना, या वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, डायरेक्शन उसकी लगातार चेंज हो रही है, तो वहाँ पर भी हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जैसे सपोज़ एक बॉडी इस तरह से ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो सपोज़ इसकी जर्नी को मैं अलग अलग पार्ट में बांट देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो 2-2 सेकंड के इंटरवल से, 2-2 सेकंड के इंटरवल से, ठीक है। तो भाई मान लो इनिशियली वो रेस्ट पे था तो उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड क्या हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या हो गई 30 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। यानी हर 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ जा रही है, हर 2 सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। हम कोई भी 2 पॉइंट्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये A, B, C, D ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो हम कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने AB की बात की, तो A से B तक के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं फ़िलहाल, तो वो होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 है, इनिशियल क्या है 0 है, अपॉन टाइम क्या है 2 है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A से B के लिए निकाला है। अब चलो मैं A से C तक की बात करता हूँ, A से C तक की बात करता हूँ। तो A से C तक के लिए अगर बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, A से C, तो C पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है और A पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, अपॉन टाइम क्या होगा इस बार 4 सेकंड होगा, क्योंकि A से C तक जो टाइम है वो कितना हो गया है 4 सेकंड हो गया। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस पूरे जर्नी में कोई भी 2 पॉइंट तुम ले लो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर तुम एक्सेलरेशन निकालोगे तो हमको ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही मिलने वाला है, क्योंकि हर 2 सेकंड में यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वल रेट से बढ़ रही है, यानी रेट ऑफ चेंज। देखो जब मैं लिखता हूँ, देखो बात समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जब मैं लिखता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मतलब होता है। 1 सेकेंड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड में स्पीड कितने से बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे तो भैया 2 सेकंड का इंटरवल लिया है मैंने, लेकिन अगर 1 सेकंड का इंटरवल लिया होता तो स्पीड कितने से बढ़ रही होती, यानी कि 1-1 सेकंड में बांट दो उसको। यानी अगर ये सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल में 1 सेकंड लेता हूँ, तो अगर ये 0 था तो यहाँ पे वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो 2 सेकंड के अंदर वो 0 से कहाँ पहुँच गया 10 पहुँच गया, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है, 0 से वो 10 पहुँच गया कितने टाइम के अंदर 2 सेकंड के अंदर। लेकिन हर 1 सेकंड में कितने से स्पीड बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ना। तो इस तरह की बात होती है डिस्टेंस। अगर मैं बोलता हूँ किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि उस बॉडी का जो स्पीड है वो हर 1 सेकंड में कितने से बढ़ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड बढ़ जा रही है। यानी मान लो कि अगर वो शुरू हुआ था 0 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। यानी हर 1 सेकंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। देखो स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा।
और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसका एक भाई भी है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, सी नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ये जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे तो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही थी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था। हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन +5 है ना। और ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव का क्या मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो घट रही है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, जो हमारा ए है वो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा ये ए है, ये ए क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। और यहाँ पर जो हमारा ए होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा ए होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी ए कांस्टेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ वो क्या होगा, साथ ही साथ वो नेगेटिव होगा, ठीक है, ये बात है। और इसका भी हम, इसके भी एग्जांपल्स हम लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो डियर स्टूडेंट्स, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अब ये आप बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, मैं अब जल्दी से इसको रैप अप कर देता हूँ। तो सपोज़ कि ये भाई एक बॉडी जो है ना, इनिशियली सपोज़ 40 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और सपोज़ 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम ए निकालना चाहें तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो मैं पॉइंट ए और पॉइंट सी लेता हूँ, ए और सी ले लो तुम, ठीक है। तो ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v यहाँ पे क्या है, 20 है, u क्या है, 40 है, और टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो सेकंड हटाओ अभी यहाँ से, हाँ। अब ये 20 माइनस 40 क्या होगा, ये होगा -20 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस क्या बता रहा है कि देखो इसका मतलब ये है ना, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में स्पीड घट रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हर 1 सेकंड में स्पीड घट रही है, हर 1 सेकंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से घट जा रही है, फिर अगले 1 सेकंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से घट गई, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ, अगर किसी बॉडी का ए जो है ना वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब समझेंगे कि उस बॉडी की स्पीड हर 1 सेकंड में कितने से घट जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से घट जा रही है। यानी इस लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड, यही लिखेंगे इसको, यानी हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से घट रही है, 2 मीटर पर सेकंड से घट रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का मामला समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो v डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट है, इसको हम यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी को मैं, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ, v डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। और अब इसके बाद क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 6 इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर ए कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, यानी स्पीड चेंज तो होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ कि सपोज एक पार्टिकल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब हम मान लो कि उसकी इनिशियली जो स्पीड थी वो स्पीड इसकी इनिशियली सपोज 0 मीटर पर सेकंड थी, और 1 सेकंड के बाद मैं टाइम इंटरवल्स इक्वल ले रहा हूँ, तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है ना वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर अगले 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 1000 मीटर पर सेकंड। ऐसी मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो देखो पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ी, 10 से बढ़ी, लेकिन अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ गई, 40 से बढ़ गई, और फिर अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ गई, 9 से 50 से बढ़ गई, ठीक है। तो क्या स्पीड के बढ़ने का जो रेट है क्या वो कांस्टेंट है? नहीं, ठीक है। तो स्पीड इज़ नॉट इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा वो है, और ये अगला पार्ट जो है ना डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ये है नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। और यहाँ पर भी ए वेरिएबल है, पर यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी वेरिएबल रेट से, है ना। यहाँ पे v इंक्रीजिंग एट अ वेरिएबल रेट, और यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीजिंग लिखा है मैंने, इंक्रीजिंग है ना, और यहाँ पे v डिक्रीजिंग एट अ वेरिएबल रेट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसका भी एग्जांपल देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ कोई बॉडी इस तरह से जा रही है, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, मान लो इनिशियली जो उसकी स्पीड थी वो सपोज़ 100 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और फिर 1 सेकंड के इंटरवल के बाद मान लो उसकी स्पीड जो हो गई वो 80 मीटर पर सेकंड हो गई, और फिर अगले 1 सेकंड के इंटरवल के बाद उसकी स्पीड जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखो पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से घटी, 20 से घटी, 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड में एक डिक्रीज़ आया, और फिर अगले 1 सेकंड में स्पीड कितने से घट गई, 60 से घट गया। तो क्या कांस्टेंट रेट से स्पीड घट रही है? नहीं, है ना, v इज़ डिक्रीजिंग एट अ वेरिएबल रेट। और ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, v इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरिएबल रेट, इंक्रीजिंग एट अ वेरिएबल रेट, डिक्रीजिंग एट। तो उम्मीद है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा, और नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है डिस्टेंस। तो अभी तो फिलहाल तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप पॉज करके ये पॉइंट्स कॉपी डाउन कर लेंगे। पहले तो मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर आप डिस्टेंस पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, और फिर आप पॉज करके डिस्टेंस ये कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो डिस्टेंस अब जाके फाइनली हम आगे बढ़ पाएंगे, और अब जाके हम देख पाएंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन। तो ग्राफ के बारे में एक आपको बेसिक बात मैं बता देता हूँ ग्राफ्स ऑफ मोशन के बारे में। ग्राफ्स ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं हेडिंग दे देता हूँ ग्राफ्स ऑफ मोशन, ग्राफ्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो जब हम मोशन के ग्राफ्स की बात करेंगे तो मोशन के अंदर 3 टाइप के बेसिकली ग्राफ्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो जो पहला ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है
उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये 3 टाइप के ग्राफ्स हमें पढ़ने हैं। इसको थोड़ा सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं सिंबॉलिकली बता देता हूँ क्या बोलते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को सिंबॉलिकली या तो XT ग्राफ बोला जाता है या नहीं तो ST ग्राफ बोला जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को VT ग्राफ बोला जाता है, VT ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को AT ग्राफ, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। अभी डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में एक बेसिक बात हमको ध्यान में रखनी है, और वो बेसिक बात क्या है कि किसी भी ग्राफ का के अंदर ना 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। वो 2 चीज़ें क्या है? तो किसी भी ग्राफ के अंदर हमको 2 चीज़ों से मतलब होता है, एक उसका स्लोप और एक उसका एरिया। यानी जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ की 2 चीज़ें हमेशा हम ध्यान में रखेंगे, एक उस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है और ये दूसरा उस ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है। ये सिर्फ मोशन के ग्राफ्स के लिए नहीं है, ये पूरे फिजिक्स में जितने भी ग्राफ आप पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये जो है ना कंडीशंस एप्लीकेबल हैं कि हमको किसी भी ग्राफ की 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है और इस ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है। कभी तो ये दोनों चीज़ें हमारे काम की हो जाती हैं, कभी इन दोनों में से कोई एक हमारे काम का होता है, ठीक है। तो अब जो बेसिक बात है वो ये है कि किसी भी ग्राफ का जब हम स्लोप देखेंगे तो उसकी बात वैसे हम पहले भी मैथमेटिकल टूल्स में कर चुके हैं, लेकिन बाय चांस अगर आप भूल गए होंगे डियर स्टूडेंट्स तो मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है वो हमको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लो कोई तो भी एक ग्राफ लेता हूँ मैं, कैसा भी हो सकता है, मैं एक सिंपल सा इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ जो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब इस ग्राफ का अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो मान लो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा उसको। तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया यहाँ, तो और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, x2 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ y2, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा पॉइंट है इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा, इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन करूँगा, और यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स इसको मैं बोल दूँगा x1 और इसको बोल दूँगा y1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम ये दोनों पॉइंट्स यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है, ये क्या होगी, ये होगी y2 माइनस y1। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसको हम डेल्टा y भी बोलते हैं। और ये जो हमारी चौड़ाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x1 है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा x। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें तो पता ही है कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किससे मिलता है हमको। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप इज़ नथिंग बट tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होगा। यानी किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाई x एक्सिस वाली क्वांटिटी, y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाई x एक्सिस वाली क्वांटिटी। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ये 3 ग्राफ्स देखेंगे तो पहले अगर हम बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह से होगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ मैं ऐसा बना रहा हूँ, इस तरह से। पोजीशन टाइम ग्राफ में इधर तो पोजीशन होगा, x लिखो या s लिखो, और इधर हमारा क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, वो हमको देगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना, जो कि क्या हो जाएगा, देखो y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाई x एक्सिस वाली क्वांटिटी, यही होगा स्लोप, तो यही होता है। तो यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप
हमें देगा, अब ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये तो वेलोसिटी है, ठीक है, तो यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ने हमको दे दिया वेलोसिटी। ये एक बात हो गई। अगर हम अगले ग्राफ की बात करें यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मैंने एक बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है। इसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, और देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन। यानी वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करें ए टी ग्राफ की, तीसरा ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये सपोज एक्सेलरेशन है, ये सपोज टाइम है। अब इसका स्लोप क्या देगा वो देखते हैं। तो इसका स्लोप हमको देगा वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। अब ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं, मतलब ये कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं। इसका रेशियो निकालने से दिस रेशियो इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इससे हमको कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती। नो मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेटली चलो मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, तो वो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो याद रखेंगे इसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, इसका स्लोप हमें दे रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा है, कुछ खास चीज़ नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने तीनों के स्लोप की बात कर ली, ठीक है। अब हम तीनों के एरिया की भी बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक तो आपने कॉपी कर लिया होगा, अभी आप ये कॉपी कर लें। 2 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, और ये कॉपी कर लें, और ये कॉपी कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी हो गया। तो अब देखो हम बात करते हैं एरिया की। तो अभी बारी बारी से तीनों ग्राफ का एरिया हम देखेंगे। तो फिर किसी भी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। तो मान लो कि मैंने कोई भी इस तरह से ना ग्राफ ड्रॉ किया, कोई भी ग्राफ हो सकता है वो, ठीक है। तो सपोज जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इस तरह से मैं ले रहा हूँ, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया इस तरह से, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तो अब इसके अंदर का मुझे एरिया निकालना है, वो 2 पॉइंट्स मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो सपोज़ मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये तो हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो इसको मैं बोल देता हूँ x2, इसको बोल देता हूँ x1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा x, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y। तो अगर हमें ये एरिया निकालना है तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा डेल्टा y इंटू डेल्टा x। तो पता ये चला कि स्लोप जो है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था। यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्लोप जो है, स्लोप हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था, और एरिया हमारा क्या है, डेल्टा y इंटू डेल्टा x। यानी y एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई x एक्सिस वाली क्वांटिटी विल गिव यू एरिया ऑफ एनी ग्राफ। किसी भी ग्राफ का एरिया हमको y एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई x एक्सिस वाली क्वांटिटी से मिलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर कि पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा। तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ मैं लिख रहा हूँ t। इसका एरिया हमें क्या देगा, इसका एरिया हमें देगा x इंटू टी, सिंपली x इंटू टी लिख रहा हूँ मैं। तो ये x इंटू टी इज़ नो मीनिंगफुल क्वांटिटी, नो मीनिंगफुल क्वांटिटी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं अगला ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वी टी ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा,
इसका एरिया हमको देगा वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सिस वाली क्वांटिटी, और ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे भैया? अरे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम ना। तो पता चला कि वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। और अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करें यानी एटी ग्राफ की बात करें तो इसका एरिया हमें क्या देगा? इसका एरिया हमको देगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बाबा यहाँ से इस टी को उधर भेज दूँ तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या हो जाएगा? यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी सिंपल शब्दों में मैं सिर्फ वेलोसिटी लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी यहाँ पे भी एक मीनिंगफुल क्वांटिटी मिल गई। यानी पता चला कि वीटी ग्राफ का एरिया हमको एक मीनिंगफुल क्वांटिटी दे रहा है और एटी ग्राफ का एरिया भी हमको एक मीनिंगफुल क्वांटिटी दे रहा है, पर एक्सटी ग्राफ का एरिया हमको कोई खास मीनिंगफुल चीज़ नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्स इंटू टी कुछ भी नहीं होता, एक्स अपॉन टी वेलोसिटी होता है, पर एक्स इंटू टी कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होता। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को भी मैं समराइज़ करके लिख देता हूँ कि बाबा जो हमारा एक्स टी ग्राफ है इसका एरिया हमें कुछ भी नहीं दे रहा, इसका एरिया हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और इसका एरिया हमें क्या दे रहा है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी पूरा लिख देता हूँ। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने क्या समझ में आया? ओवरऑल क्या समझ में आया हमें? ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसी काम का नहीं है और पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया किसी काम का नहीं है। ठीक है, बस। और बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भाई पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन दे रहा है, और एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो है स्लोप कुछ भी नहीं दे रहा पर एरिया उसकी हमको वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, सबसे मस्त ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इसका एरिया भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और इसका स्लोप भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो एरिया वाले पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ऐडअप नहीं किए होंगे, तो ये पॉइंट्स भी आप ऐडअप कर लेंगे। पॉज करके कॉपी डाउन कर लें, पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और आप चाहें तो ये भी पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे, ये भी पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक बातें। कुछ और बातें भी हैं ग्राफ्स के बारे में जो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।